Hello guys, now we'll study class 10th NCERT Contemporary India chapter 4 Agriculture. Here we will study about the basics of agriculture, what are the types of agriculture and what are the things involved in the agriculture. India is an agriculturally important country. Two-thirds of its population is engaged in the agricultural activities. Agriculture is the primary activities which produces most of the food that we consume. ओके वी ऑल नो कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चरल बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर में आती है. अप्रॉक्सीमेट इंडिया की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. ठीक है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आता है. प्राइमरी एक्टिविटी की मतलब जो कि सबसे पहली चीज़ों को किया जाता है. नाउ विच प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम. ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एक्टिविटी से हमें बहुत सारा फूड मिलता है जो हम कंज्यूम करते हैं. बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर वेरियस इंडस्ट्री. अपार्ट फ्रॉम फूड ग्रेन्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से हमें क्या मिलता है. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से हमें बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जो कि बहुत से इंडस्ट्रीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. नाउ कैन यू नेम सम इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल. क्या आप बता सकते हो ऐसी कुछ इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल पे बेस्ड है, मतलब कि उनका जो रॉ मटेरियल होता है वो एग्रीकल्चर से मिलता है. ठीक है. नाउ मोर एवर सम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस ETCs आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे कि कुछ एग्रीकल्चरल के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, ये क्या होते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं. ठीक है, मतलब इंडिया से दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं. टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे ओवरव्यू देखा कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर. ठीक है, और एग्रीकल्चर का मीनिंग तो आप सबको पता ही है कि एग्रीकल्चर में क्या होता है कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ की जाती है, किसी भी क्रॉप को प्रोड्यूस करना. ठीक है, ईटेबल चीज़ें ही होती हैं मोस्ट ऑफ द चीज़ें. ठीक है, और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि हमें डे टू डे लाइफ के लिए होती हैं. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द ईटेबल चीज़ें ही होती हैं. तो ये देखा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती है, एग्रीकल्चर क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कितनी पॉपुलेशन है. क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारा जो बेसिक फूड मटेरियल है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से ही आता है. और अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होगी तो हम वी विल नॉट एबल टू सर्वाइव इट. नाउ टाइप्स ऑफ फार्मिंग. अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड economic activity in our country. Over this years, the cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. ठीक है, क्या बोला जाता है कि एग्रीकल्चर जो है वो बहुत पुराना इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मतलब अगर हम इकोनॉमिक आउटपुट की बात करें फ्रॉम दी मैनी पास्ट ईयर्स, ठीक है, तो तब से इकोनॉमिक, जैसे अभी तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे चीज़ें होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है. बट पहले के टाइम से अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एक ऐसा चीज़ सोर्स है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है. ठीक है, और बहुत टाइम से इसका जो कल्टीवेशन मेथड है वो सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ है और ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड रहा है. जैसे अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ठीक है, अभी तो हाइड्रोफोनिक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है. ठीक है, ऑर्गेनिक एक्टिविटीज़ होती है, बहुत सी हमने ये टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर ली है. बट मेनली जो एग्रीकल्चर जो मेजर एरिया में होती है वो बहुत सारा फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे इन्वायरमेंट पे, टेक्नोलॉजी. ठीक है, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस. फार्मिंग वेराइजेस फ्रॉम सब्सिस्टेंट टू कमर्शियल टाइप. एट प्रेजेंट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस. ठीक है, जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है वो बेसिकली सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब एक छोटे लेवल से लेके कमर्शियल फार्मिंग तक की जाती है. और अभी जो इंडिया में डिफरेंट प्रकार की फार्मिंग एक्टिविटीज़ हो रही है उसको हम बिलो मेंशन किया गया है. नाउ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. जो पहली टाइप्स की फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है वो होती है प्रिमिटिव. ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत क्या आती है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन अ फ्यू पॉकेट्स ऑफ इंडिया. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड ऑन अ स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डो एंड डिगिंग स्टिक्स एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर. ठीक है, बोला जाता है कि प्रिमिटिव फार्मिंग जो होती है वो
इंडिया के कहीं कहीं जगह पे ही होती है, बहुत कम जगह पे होती है, ज़्यादा जगह पे नहीं होती है। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो स्मॉल मतलब छोटे से लैंड एरिया पे भी कर दिया जाता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हम कुछ टूल्स के से किया जाता है, हेल्प से, जैसे कि हो डो डिगिंग स्टिक्स और कुछ लेबर्स के हेल्प से। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन टू क्रॉप्स ग्रोन। बोला जाता है इस प्रकार की जो फार्मिंग होती है वो डिपेंड्स रहती है किस चीज़ पे। अगर हम प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो ये मेनली जो डिपेंड होती है मानसून पे होती है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मतलब जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी क्या होती है इस पर डिपेंड होती है। इन्वायरमेंट कंडीशन क्या है, ठीक है, कैसे क्रॉप्स ग्रोन होंगे, मतलब ये सारी चीज़ें ही ये डिसाइड करते हैं कि क्रॉप्स कैसे ग्रोन होंगे। इट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर होता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि समर सीज़न में बहुत सारे, जैसे अगर आप देखोगे कि विलेजेस में काऊ डंक होते हैं उसको डाल देते हैं, ठीक है, और जो भी घर के वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, ठीक है, डेली यूज़ से सब्जियां कटती हैं और भी जो डस्ट चीज़ें निकलती हैं वो इकट्ठा करते जाते हैं और एक टाइम पे उसे जला देते हैं। और जब वो पूरे एरिया में जलता है तो वो एक मैन्यूर का काम करता है। इट इज़ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। फार्मर्स क्लियर पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस cereals एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। ठीक है, फार्मर्स क्या करते हैं, पहले तो पैच को क्लियर्स करते। सपोज अगर आपने वीट लगाया है, ठीक है, एंड इट्स अ रेनी सीजन इज़ कमिंग, तो उस वीट को क्लियर करके पूरा जो एरिया है उसको क्लियर करके कुछ लोग क्या करते हैं उसको हाथ से कटाई करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग अगर वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते क्योंकि उसमें मैन पावर की ज़्यादा ज़रूरत है, वो सिंपली दे डू, जैसे स्पेशली अगर आप पंजाब हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा में क्या होता है कि बहुत जब गेहूँ की कटाई हो जाती है उसके बाद वहाँ पर आग लगा दी जाती है ताकि पूरा लैंड क्लियर हो जाए नेक्स्ट फार्मिंग के लिए, ठीक है। When the soil fertility decreases, the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation। ठीक है, जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो फार्मर्स क्या करते हैं उसको एक क्लियर लैंड में शिफ्ट करते हैं, ठीक है, और उसमें कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेस द फर्टाइल ऑफ सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ये जो शिफ्टिंग होती है फर्टिलिटी की वो नेचुरल प्रोसेस से ही हो सकती है। ऐसा नहीं है कि वी कैन डू, हम मैन्योर से कर सकते हैं बट नेचुरली प्रोसेस से वो ज़्यादा रिकवर होती है। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर लो एज अ फार्मर डज नॉट यूज़ फर्टिलाइज़र और अदर मॉडर्न इनपुट। ठीक है, लेकिन इस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो होती है क्या होता है फर्टिलाइज़र बहुत कम यूज़ होता है, इसलिए लैंड की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है क्योंकि यहाँ पे सब सारी चीज़ें नेचुरली हो रही है, मतलब कि नेचुरली सॉइल रिकवर करेगी। अगर वहाँ पे कोई मैन्योर कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाल रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्टिविटी स्लो होगी या लो होगी। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, ये जो हमने सबसे पहला बताया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये हर एक कंट्री में अलग अलग जाना जाता है। इवन इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्टेट में अलग अलग नेम से जाना जाता है। नाउ देयर इज़ अ नेक्स्ट हेडलाइन, कैन यू नेम सम सच टाइप्स ऑफ फार्मिंग। क्या आप ऐसी टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स के बारे में बता सकते हैं। इट्स झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, फुमलॉ इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, देखो जो हमने ये डिस्कशन किया अभी स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में, ठीक है, फार्मिंग प्रैक्टिस के बारे में, इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम से जाना जाता है। सच कि इफ़ यू टॉकिंग about the northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, okay, Manipur, Chhattisgarh. In this state, it is known as Jhuming. Okay, now moving to the next line, Jhuming. What is the Jhuming? The slash and burn agriculture is known as milpa in Mexico and Central America, Conquio in Venezuela, रोका इन ब्राज़ील, मोसेले इन सेंट्रल अफ्रीका, लदंग इन इंडोनेशिया, रे इन वियतनाम। अब देखो अगर हम अपार्ट फ्रॉम इंडिया की बात करें अदर कंट्रीज़ में तो झूमिंग एक्टिविटीज़ को ये सारे नेम से बोला जाता है। वियतनाम में कुछ और बोला जाता है, सेंट्रल अमेरिका में कुछ और बोला जाता है। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज़ कॉल्ड बेवार और धैया। इन मध्य प्रदेश पोदू और पेंदा, इन आंध्र प्रदेश पंबा, दाबी और कमन
और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वलेरा और वाल्ट्रे इन सदर्न ईस्टर्न राजस्थान, खील इन द हिमालय बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड झुमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, और प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन जो होता है उसको, जैसे वेवार, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में जाना जाता है। ऐसी हर जगह पे इसको प्रिमिटिव जो फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन होता है उसको अलग अलग नेम से जाना जाता है। नाउ just a minute, this is just a story, I guess. Let me move to the next here. Okay, रिंझा lived with her family in a small village at a skirt of दीपू in Assam। ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम रिंझा है, ये अपनी फैमिली के साथ रहता है असम में, आउटस्कर्ट मतलब विलेज के किनारे ही ये बसा हुआ है। सी इंजॉयज वॉचिंग हर फैमिली मेम्बर्स क्लियरिंग स्लैश एंड बर्निंग अ पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टीवेशन। ठीक है, उसे बहुत मज़ा आता है जब वो देखती है कि उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली जो है वो लैंड को क्लियर कर रहे हैं और बर्न कर रहे हैं नेक्स्ट कल्टीवेशन के लिए। सी ऑफन हेल्प्स देम इन इरीगेशन फील्ड्स विद वाटर रनिंग थ्रू अ बैम्बो कैनल फ्रॉम द नियर बाय स्प्रिंग। ठीक है, वो जनरली क्या करती है, अपने पेरेंट्स को हेल्प करती है, ठीक है, इरिगेट करने में फील्ड को, जो भी वहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे क्रॉप लगाया जाता है वहाँ पे वो उसको हेल्प करती है। शी लव्स द सराउंडिंग एंड वॉन्ट्स टू स्टे हियर एज लॉन्ग एज सी कैन, बट दिस लिटिल गर्ल हैज़ नो आइडिया अबाउट द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड हर फैमिली सर्च फॉर फ्रेश पैच ऑफ लैंड इन द नेक्स्ट सीजन। ठीक है, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि रिंझा को बहुत मज़ा तो आता है, सी इन्जॉयज़ कि उसकी फैमिली उसको बर्न करती है, ठीक है, शिफ्ट करती है नेक्स्ट उसके लिए, ठीक, कल्टिवेशन के लिए, बट उसको ये आइडिया नहीं है कि कुछ टाइम के बाद ये सारी चीज़ें, जो ये लैंड की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और जब ये फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो उन्हें दूसरे लैंड की तलाश करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये बोल रहा है कि जो ये बर्न और स्लैश वाली एक्टिविटीज़ होती है, फार्मिंग एक्टिविटीज़, ये सही नहीं है, हमारी फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करती जनरली। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है। अभी हमने क्या डिस्कशन किया है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने ये स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, इसके अलग अलग नेम पढ़े, अलग अलग प्लेस पे क्या बोला जाता है, इवन अलग अलग कंट्री पे इसे क्या बोला जाता है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड, कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझा फैमिली इज एंगेज्ड इन, कैन यू इनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। ये आपका टास्क है, आपको ये बताना है कि रिंझा की जो फैमिली जिस प्रैक्टिस को करती है उस प्रैक्टिस का क्या नाम है। ठीक है, और क्या आप उसे बता सकते हो, और क्या आप ये बता सकते हो कि उसके अंतर्गत क्या क्या क्रॉप्स ग्रोन किए जाते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन अ लैंड। It is a labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigation are used for obtaining higher production. ठीक है, देखो अब दूसरी टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में, पहला हमने प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा था, अब हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ रहे हैं। तो देखो बेसिकली इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ये एक ऐसी टाइप्स की फार्मिंग है जो कि ऐसे एरिया में की जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हर एक लैंड पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब सपोज़ पर स्क्वायर पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों इस फार्मिंग का एज अ नेम ही है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इस फार्मिंग में क्या होता है कि लेबर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वेयर हाई डोजेस ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन आर यूज, यहाँ पे बायोकेमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, मतलब फर्टिलाइज़र और मैन्योर्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और इरीगेशन भी यूज़ किए जाता है। और इसी हाई मैन्योर और फर्टिलाइज़र यूज़ करने से, इरीगेशन को यूज़ करने से इसकी प्रोडक्शन को ऑब्टेन किया जाता है। कैन यू नेम सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया वेयर सच फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस, क्या आप बता सकते हो कि कुछ ऐसे स्टेट जहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है। ओके, दिस इज़ योर टास्क, यू हैव टू डू। Though the right of inheritance leading to the division of land among successive generation has rendered the land holding size of uneconomical, the farmers continue to take maximum output from the limited land in absence of alternative source of livelihood. What it's saying कि दो जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, लाइक सीख कि हमारे जो पूर्वज चलाते आ रहे हैं और उस पर जिसका अधिकार है, ठीक है, वो बेसिकली क्या हो रहा है कि टेक एग्जांपल कि आपके दादाजी थे एंड योर फादर एंड योर
like elder fathers and chachus, they are 5 brothers. Okay, so what will be happen, जो land था that will be get divided into 5 member. Again your fathers and chachus have their own children, that again that sub will be land will be divided into sub categories. Okay, so इससे बेसिकली क्या होता है कि सक्सेसिवली जो लैंड की होल्डिंग है उसका डिवीज़न डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, मतलब डिवीज़न इंक्रीज हो रहा है बट लैंड की साइज़ क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रहा है. और बेसिकली अगर हम छोटे साइज़ में कमर्शियल बेसिस पे फार्मिंग करने की बात करें तो वहाँ पे क्या होती है, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि वहाँ पे हमें मैन पावर, सारी चीज़ें हम एक जो लार्ज एरिया में कर सकते हैं वो हमें छोटे छोटे एरिया में करने पड़ते हैं, तो सेक्शन डिवाइड्स करने पड़ते हैं. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि ये मैक्सिमम आउटपुट नहीं दे पाता है लिमिटेड लैंड में. और यहाँ पे लोग क्या करते हैं, इससे क्या कर व्हाट पीपल्स डू, आप देख सकते हो कि बहुत से लोकल लोग होते हैं विलेज एरिया के, स्पेशली इन बिहार से एरिया, यूपी मध्य प्रदेश के लोग, वो क्या करते हैं कि वो अर्बन एरिया की तरफ शिफ्ट होते हैं, कोई भी जॉब करने के लिए रेडी होते हैं. इवन अगर उन्हें रिक्शा चलाना पड़ता है कोई भी सिटी में जाके, आपने दिल्ली में और भी सिटीज़ में देखा होगा, तो दे आर रेडी, बट वो अपने घर पे काम नहीं करना चाहते. रीज़न इज़ दैट बिकॉज दे आर नॉट एबल टू हैंडल द स्मॉल पैच ऑफ लैंड, और वो उनके लिए सफिशेंट नहीं है. ठीक है, तो अभी तक हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी. नाउ वी विल क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडी टिल नाउ. Now see, the first thing as a chapter refer agriculture, so we have understand about the definition of agriculture, what is agriculture. Okay, how what is the scenario of India's scenario in agriculture activities. So under the India scenario we found that 2/3 of population is engaged in agriculture activities. Okay, देन ये क्वेश्चन आपके वन वर्ड्स क्वेश्चन में आते हैं कि एग्रीकल्चर जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ है या टर्शरी एक्टिविटीज़ है. ये आपको मैच द कॉलम दिए जाते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ दी जाती है, उसमें प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी दिया जाता है और आपको मैच किया जाता है. ठीक है, तो रिमेंबर दैट कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है. ठीक है, और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से बहुत सारी चीज़ें मिलती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फूड ग्रेन्स जो हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, हमें बहुत से ऐसे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट वी स्टडी, आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग कितने प्रकार की होती है. ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो बहुत पुराने टाइम से चल रहा है. हमने ये चीज़ें देखी यहाँ पे कि एग्रीकल्चर कैसे है, कब से चल रहा था और पहले के टाइम पे क्या चल रहा था, व्हाट आर द चेंजेस नाउ हैपन. ठीक है, देन वी मूव टू द टाइप्स ऑफ फार्मिंग. ठीक है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग में सबसे पहले मैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग पढ़ा. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हमने पढ़ा कि प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक छोटी लेवल पे की जाती है. ठीक है, एंड उसके बाद स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फार्म के बारे में पढ़ा. स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ अ पार्ट ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, मतलब ये इसी के अंतर्गत होता है. ठीक है, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में देखा कि क्या व्हाट आर द प्रोसेस. ठीक है, हमने इसमें डिसएडवांटेज पढ़ा कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डे बाय डे डिक्रीज़ होती है. एंड उसके बाद हमने ये पढ़ा कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को अलग अलग प्लेस पे क्या नेम से जाना जाता है, इवन इंडिया में अलग अलग प्लेस से क्या नेम पे जाना जाता है, और फिर अलग अलग कंट्रीज़ में इसको क्या नेम से जाना जाता है. ठीक है, देन वी केम टू नो अबाउट झूमिंग. इसको झूमिंग के नाम पे जाना जाता है बहुत से स्पेशली ईस्टर्न साइड्स ऑफ इंडिया में और इवन दूसरे कंट्रीज़ में. ओके, देन आफ्टर दैट हमने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी अबाउट द रिंचा, अ गर्ल हु इज़ स्टेइंग इन असम इन सम विलेज. ठीक है, तो वहाँ पे वो बहुत इन्जॉय करती बर्न एंड स्लैश फार्मिंग को, बट शी इज़ नॉट अवेयर अबाउट द डिक्लाइन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल विच इज़ डे बाय डे डिक्रीजिंग. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. व्हाट इज़ द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. ठीक है, तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत हमने ये पढ़ा कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो ऐसे प्लेस पे की जाती है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, पर स्क्वायर पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, और लेबर इंटेंसिव फार्म, वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, मैन्योर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और इरिगेशन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए आउटपुट ज़्यादा होता है. ठीक है, देन वी रेड सम कंक्लूज़न कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसके वजह से क्या हो रहा है कि डे बाई डे जो लैंड के साइजेस
हैं वो छोटे छोटे साइजेस में डिवाइड हो रहे हैं, जिसके वजह से लोग इसको कमर्शियल स्केल पे बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर बड़ा स्पेस, बड़ा लैंड और लैंड ऑफ पैचेस रहेगा तो ऑब्वियसली कमर्शियल स्टेज पे उसको वर्क करना इजी रहेगा एज़ कम्पेयर। इसकी वजह से लोग मूव भी कर रहे हैं फ्रॉम द रूरल एरिया तो अर्बन एरिया, बिकॉज अगर टेक एग्जांपल, मैंने एग्जांपल है, एक पर्सन के 5 बच्चे हैं तो उसकी अगर 1 एकड़ लैंड है तो उस 1 एकड़ में से 5 में डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली उनके हिस्से में बहुत कम आएगा और वो उनके लिए सफिशेंट नहीं होता है लाइवलीहुड के लिए। गॉट इट? सो फॉर द नेक्स्ट for the today's class this is enough. For the next class we will study about the commercial farming. So I hope you have enjoyed this class and understand it. We'll come to the next class with the next topic.